नमस्कार उत्तराखंड। आज वीडियो वीपीडीओ परीक्षा मामले में मैं केवल कानूनी और लीगल एस्पेक्ट पे बात करने के लिए आया हूं। तो सभी को ये वीडियो गौर से देखना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है और आज मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय क्या करना कानूनी रूप से वैध है, किसका किसका हो सकता है और क्या इसे रुकना चाहिए या होने देना चाहिए। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैं उठाऊंगा, रेज करूंगा। इसे आप एक बड़े खुलासे के तौर पे देख सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आयोग की जो द्वारा तकनीकी गड़बड़ियां हैं उस पर बात करेंगे और इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे उसके बारे में भी आज चर्चा करूंगा और उसके क्या कानूनी और लीगल एस्पेक्ट है और कैसे कानून और कोर्ट के डिसीजंस के नाम पर कई अधिकारी झूठ भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं करता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। कल भी हमने और मैंने खास तौर पे बहुत स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ भर्ती हुए हैं, हम सभी लोगों को उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्वागत करना चाहिए और यह होना भी चाहिए। इस बारे में किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लेकिन जहां पर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि एक कोई व्यक्ति थे, उनका इंटरव्यू आया था कि उन्होंने कहा कि हमने आयोग को 60 ही लोगों की ऐसी लिस्ट दी हुई है जिनके ऊपर शक सुई अटकी हुई है। तो इन लोगों के वेरिफिकेशन को करना मैं उचित नहीं मानता हूं और बाकी जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी इस मामले में हमारा समर्थन करना चाहिए। जिनके ऊपर शक की सुई नहीं है उनके वेरिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर आयोग में जांच की बात आ गई है, जिनके ऊपर कंप्लेंट 50-60 लोग की गई है, जिनकी जांच आयोग कर रहा है, उनका वेरिफिकेशन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक ये जांच से क्लियर ना हो जाए। और अगर एक केस ये है कि अगर इन लोगों का वेरिफिकेशन कराया जाता है आयोग द्वारा, तो होना ये चाहिए कि सभी जितने लोग अपना वेरिफिकेशन कराएंगे इनसे एक शपथ पत्र लो, एफिडेविट लो कि कल की डेट में अगर हम में से कोई भी जांच में दोषी पाया जाता है या हमारे ऊपर कोई एलिगेशन प्रूव्ड हो जाते हैं या कुछ अनियमितताएं पाई जाती है तो हम उसी क्षण इस जॉब से निष्कासित समझे जाएं। ये लिख के दे दें, वेरिफिकेशन करवा लें। ये दो बातें यहाँ पर हो सकती है। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आयोग और ये लोग इस पे क्या संज्ञान लेते हैं। अगर इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं की गई या इसे टाल दिया गया तो कल मैं आपको, जो भी लोग इसके विरोध में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, मैं उनको एक ऐसा कानूनी हथियार, कानूनी रास्ता बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो मार्ग सबके सामने आए। देखिए, शक्ति अपने पास में होना, नॉलेज अपने पास में होना अच्छी बात है, लेकिन शक्ति का जितना कम यूज किया जाए या यूज ना किया जाए वही बेहतर है। मैं शुरू से नहीं चाहता हूं कि जो बच्चों का मेहनत से हुआ है उनके राह में कोई अड़चन आए। वो भी बेचारे गरीब घर के हैं, उनने संघर्ष किया है, कैसे कैसे 70 नंबर लाए होंगे बेचारे, तो उनका मैं कोई बुरा नहीं करना चाहता। लेकिन इस मुद्दे पे सभी लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए। जो बातें मैंने कही, फिर अगर मैंने कोई दूसरा लीगल रास्ता बताया कि कानूनी प्रावधान क्या है और लोगों ने उस पर अमल करा, तो वास्तव में फिर 800 के 800 लोगों का वेरिफिकेशन संकट में पड़ सकता है। एक ऐसा कानूनी रास्ता है, तो उस रास्ते पे जाने पे कोई मजबूर ना करे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 पे आता हूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर पर बहुत बड़ा एक टेक्निकल एरर यहाँ पर आयोग ने करा है। आयोग पे सवाल उठेंगे आज। कारण क्योंकि आयोग ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर जो है वो एसएससी भी कर रही है। आयोग का यही तर्क है कि केंद्र सरकार की कई परीक्षाएं, बैंकों की कई परीक्षाएं जो है वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसीजर के आधार पर होती है और यही बात आयोग लगातार कह रहा है कि पूरे देश भर में हो रहा है तो हम क्यों ना करें। तो हमने जब इस पर पर्याप्त रिसर्च करी तो जहां कहीं भी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है लगभग हर जगह मेंस का एग्जाम होता है। वो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है? चाय पानी, माली, साफ सफाई वाले, जो बहुत ही मतलब सामान्य दर्जे की पोस्टें हैं, क्लर्क, ये इनमें भी पहले वो प्रीलिम्स करवा रहे हैं, उसके बाद उनसे निबंध और लेटर लिखवाते हैं मेंस के नाम पे। तो यहाँ आपका मेंस का एग्जाम कहाँ है
और उसमें लेते हो प्रीलिम्स में 10 गुना लोग। जैसे अभी वीडियो बीपीडीओ की परीक्षा हो रही थी, अगर इस परीक्षा में लेना होता तो 8,000 रैंक तक के लोगों का सिलेक्शन हो जाता। उसके बाद मेंस होता, एक लेटर राइटिंग होती है आपकी, एक ऐसे लिखते आप, एक ट्रांसलेशन करते हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट बनती। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर को समझा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर के नाम पे जब ये लोग कहते हैं कि एसएससी ऐसा कर रही है, तो एसएससी का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है भैया जहां पर एक चरण में आपको सिलेक्शन मिल रहा हो। तो ये आपका एसएससी के वाला जो दावा है वो झूठ है। और इस बात को अगर कोई कोर्ट में लेके चले जाए कि आयोग ये बात कह रहा है, एसएससी को ध्यान में लेके कह रहा है, तो वहां पे तो मेंस होता है। तो यहाँ पे कोई अदालत में इस मामले पे टेक्निकल पॉइंट उठाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, यहां पर क्वेश्चन डिलीट करने की बात करी गई है। कल मुझे एक व्यक्ति के मैसेज आए, उन्होंने मुझे 5 ऐसे क्वेश्चन प्रूव करके दिखा दिए। मैं आज इन सारी चीज़ों को अपने YouTube की कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में, कि जो क्वेश्चन हैं कैसे नहीं है करके। तो 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो वास्तव में सही हैं, एनसीईआरटी में सही दिए गए हैं, लेकिन आयोग ने उनको गलत माना है। और आयोग के अध्यक्ष सामने आके क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि ऐसा है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक झूठ बात है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जरूर है, लेकिन मैं जो आयोग के अधिकारी हैं उनके ध्यान में एक सेक्शन लाना चाहता हूं, आईपीसी का सेक्शन नंबर 52, जिसे कहते हैं गुड फेथ। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी अपना कोई निर्णय इसलिए नहीं दिया होगा या इसलिए नहीं देती है कोई भी अदालत कि लोग उसका मिसयूज करें, यानी सद्भावना द्वारा ही कोई बात करी जा सकती है अदालत के निर्णय में। तो कोई एक्सपर्ट अगर अपने एक्सपर्टनेस में सही नहीं उतर रहा है, और कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं, कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट की राय मानी जाएगी, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि एक्सपर्ट की राय अकाट्य है या उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आप संविधान का अनुच्छेद 137 याद करो, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, यानी अपने ही डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। गोलकनाथ वाले डिसीजन को केशव भारती में चेंज कर दिया था। तो ऐसे ही ये मिसलीड करने वाली बात है जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे हमें ऐसी बात है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी बात कहती है गुड फेथ में कहती है कि आयोग ने जो एक्सपर्ट का पैनल बनाया होगा सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि भैया पैनल में बैठे हुए लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो दे कैन बी ऑल्सो चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये बात आज मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। तो इसका उपाय क्या होगा? क्या इन 3 मुद्दों पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन और क्वेश्चन डिलीट वाले मुद्दे पे, पहले तो मैं आज आयोग से पूछ रहा हूं कि आप क्या इस पे जो मैंने मांगे रखी है इस पे काम करेंगे नहीं करेंगे, या क्या होता है? अगर नहीं होता है तो कल मैं सभी लोगों को वो रास्ता बता दूंगा जिससे 3 मुद्दों पर ये कोर्ट जाकर के बहुत मुसीबत में लोग पड़ जाएंगे। इसके बाद मैं चाहता नहीं हूं कि इस पर कोई कानूनी दावपेच हो, लेकिन अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मुझे ब्रह्मास्त्र का संधान करना ही पड़ेगा और उसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं वो खुद सामने आकर के कहें कि हाँ, क्योंकि अभी हमें आप लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत है। आप सामने आके कहो कि जिन लोगों पे, जिन 60 लोगों के नाम दिए गए हैं उनका वेरिफिकेशन छोड़कर सबका हो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। जो अभी शक के दायरे में हैं, जिनके ऊपर जांच चल रही है, उनको रोको तब तक, और नहीं रुके तो फिर इनके चक्कर में हो सकता है कि और लोग भी ना करवा पाए। इसमें हमारी दोष नहीं होगी, सबको मिलकर इसमें काम करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई ना किसी सेलेक्टेड उम्मीदवार से है, हमारी लड़ाई तो केवल भ्रष्टाचार से है, और भ्रष्टाचार को हम कतई टॉलरेट नहीं करेंगे। और कई लोग हो सकता है कि हमारे बातों को मजाक में ले रहे हैं, लेकिन जब मैं चीजें लोगों को बता दूंगा, कानूनी रास्ते उन्हें दिखा दूंगा, और जब कोर्ट में मामले फंस जाएंगे और सारी चीजें खटाई में पड़ जाएंगी, तो आप लोगों के हवाइयां उड़ने लगेंगी। ऐसी नौबत ना आए, ये प्रयास जरूर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।